हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा कल आपसे वादा कर रहा था कि सीयूटी इकोनॉमिक्स की तैयारी हम लोग कराएंगे अपने चैनल पर। आज उसी वादे के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस है बेसिकली। ठीक है, इसमें जो जो भी हमारे सिलेबस में है टॉपिक उनको हम लोग कवर अप करके चलेंगे। ठीक है, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ये दो टॉपिक हमें कवर करने हैं। इसमें पीपीसी वाला टॉपिक कवर नहीं करना है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसमें ये दो टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो में क्या फर्क होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस इसके अलावा हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ आ जाइए फटाफट जल्दी जल्दी। चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का, इसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही टॉपिक है जो हमें कवर करके चलने हैं और आप बहुत अच्छे से कवर करके चलेंगे। बहुत डिटेल में हम लोग कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू कराएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। शुरू करते हैं। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इकोनॉमी को समझते हैं। ठीक है, जो जो भी मेन डेफिनेशन होगी यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे यहाँ पे मार्क करा दूंगा। उसके बाद आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, हमारी ऐप के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप कैसे डाउनलोड करनी है उसके लिए आपको बता दूं कि आप प्ले स्टोर पे जाके 1-to-1 क्लासेस सर्च करिए, आपको मिल जाएगी ऐप, डाउनलोड कर लेना उसको जल्दी और फ्री मटेरियल में जाके आपको ये मीडियम मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमी की डेफिनेशन। तो देखो वैसे तो डेफिनेशन बहुत है, ये सबसे इजी डेफिनेशन है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ठीक है, अर्न अ लिविंग का मतलब हो गया पैसा कमाना। ठीक है, मीन्स टू वर्क मतलब काम, मतलब फोकस करेंगे वर्क पे, काम देना। ठीक है, पीपल मीन्स ह्यूमन रिसोर्स हमारे। ठीक है, और एक सिस्टम है पूरा पूरा। तो इकोनॉमी एक बहुत सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लोग, पीपल, पब्लिक काम करते हैं और जब वो काम करते हैं तो वो काम करने के लिए कुछ पैसा एक्सपेक्ट करके चलते हैं, उनको वो पैसा मिल जाता है। अब कोई इंसान लैंड देता है अपनी तो उसको रेंट एक्सपेक्टेड है, कोई लेबर सर्विसेज देगा तो उसको कुछ वेजेस एक्सेप्ट, ऑब्वियसली बात एक्सपेक्ट करेगा ना, वेजेस एक्सपेक्ट करके चलेगा। कोई अपनी कैपिटल किसी और को यूज करने के लिए दे रहा है तो वो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करके चलेगा। और कोई अपनी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज दे रहा है अपने आप किसी को भी, तो वहां से वो कुछ प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके चलेगा। ठीक है, बेसिकली क्या है कि लोग काम करेंगे तो कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी, कुछ लिविंग कमाने की, कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो दैट इज अर्न अ लिविंग। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या मिलेगा किसी इंसान को जब वो काम करेगा, दैट इज अर्न अ लिविंग। ठीक है, और ये सब एक्टिविटीज प्रोडक्शन की प्रोसेस से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका नाता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखे चलेंगे। दैट एक्टिविटी शुड बी इंटरलिंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद प्रोडक्शन। किसी ना किसी चीज को हम बनाएंगे जरूर, वो गुड्स हो सकते हैं जो हम बना रहे हैं, वो सर्विसेज हो सकती है जो हम बना रहे हैं, बनाएंगे कुछ ना कुछ जरूर फॉर श्योर। ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। तो वैसे तो इस इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती है जिसमें आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, सारा ऑक्सिलरी स्टेट जो आपने पढ़ी है वो सब इसी के अंदर आती है, ध्यान रखे चलेंगे। ठीक है, अब एक इकोनॉमी की 3 सबसे मेन एक्टिविटी कौन कौन सी है। सबसे पहले एक्टिविटी का नाम है प्रोडक्शन, कुछ बनाना है। ठीक है, क्योंकि जब तक कुछ बनेगा नहीं तब तक कुछ बिकेगा नहीं, जब तक बिकेगा नहीं तब तक कमाएंगे नहीं, जब तक कमाएंगे नहीं खाएंगे कैसे, तो बताओ। दूसरी एक्टिविटी आती है हमारी कंजम्पशन। कंजम्पशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी एक्वायर द यूटिलिटी ऑफ अ गुड। मतलब जो भी सामान हम ले रहे हैं उसके अंदर जो यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन छुपा हुआ है, उस सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करने को हम लोग कंजम्पशन कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। और तीसरी आती है हमारी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन का सीधा सीधा मतलब है कि आज का तो अच्छा है लेकिन कल का क्या, कल के लिए कुछ जोड़ना बहुत जरूरी है, कल के कुछ रिटेन रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम सेविंग करते हैं, सेविंग करने के बाद उसको प्रोडक्टिव मींस में कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे को ऐसी जगह पे लगाना जिससे आपको फ्यूचर में कुछ रिटर्न मिल पाए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, ये 3 एक्टिविटी मिला के हमारी इकोनॉमी को चलाती है, डोंट फॉरगेट। ओके, अब यहां पे कह रहे हैं वैसे तो इकोनॉमी बहुत तरह की है लेकिन जो फेमस है उसमें हमारे पास मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमी है। मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में क्या होता है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी के सारे फैसले, जो भी फैसले होंगे, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, जो भी फैसले इकोनॉमी के हैं वो सारे के सारा प्राइवेट सेक्टर लेता है। ठीक है, जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सारे फैसले क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना,
जो भी इससे रिलेटेड फैसले हैं वो सारे के सारे हमारे देश की सेंट्रल पावर अर्थात गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत क्या है बेसिकली। ठीक है, तो लिखा गया है बेसिकली द मेन रीजन फॉर स्टडी इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, स्कार्सिटी। चलिए जी, इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है स्कार्सिटी, मतलब स्कार्सिटी जानने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन रीजन ही स्कार्सिटी है। वो आपसे पूछे आपने इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी, तो आपका जवाब होगा सिंगल वर्ड में, टू नो स्कार्सिटी, स्कार्सिटी जानने के लिए। अब ये स्कार्सिटी होती है, पहले स्कार्सिटी का मतलब समझते हैं, फिर ये कैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो समझेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि स्कार्सिटी का मतलब है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ कमोडिटी। तो स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी उसकी सप्लाई से। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो इस सिचुएशन को हम लोग स्कार्सिटी अर्थात सिंपल लैंग्वेज में कमी कहते हैं, किसी चीज की कमी होना। तो कमी का एहसास तभी होगा जब उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और उस चीज की सप्लाई बहुत कम है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उस चीज की मांग बहुत ज्यादा है जबकि उस चीज की जो पूर्ति है, जो सप्लाई है वो कम है, उसको कहा जाता है कमी होना किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का स्कार्सिटी कैसा नाता है, तो एक्चुअल में क्या नाता है वो ध्यान से सुना। हमारे देश में या हर कंट्री के अंदर रिसोर्सेज की हमेशा कमी होती है। अब हर देश में हर रिसोर्स ज्यादा क्वांटिटी में हो ही नहीं सकता। किसी देश में किसी रिसोर्स की कमी है, किसी देश में किसी रिसोर्स की कमी है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, देखिए आपने मिडल ईस्ट का नाम सुना होगा जिसमें सारी कंट्रीज आती हैं, जिसमें कतर है, दुबई है, ईरान है, सारी कंट्रीज हैं। यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सारी कंट्रीज में कहीं ना कहीं वाटर की शॉर्टेज है, पीने का पानी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो कमी तो देखो आ गई ना। ठीक है, तो हर कंट्री में किसी ना किसी चीज की कमी बहुत है। अब हमारे इंडिया में पानी की कमी नहीं है, खैर टचवुड बहुत अच्छा खासा पानी हर जगह अवेलेबल है, लेकिन ऑयल रिसोर्सेज कमी है, आजकल एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी है। हर चीज की क्या, हर देश में किसी ना किसी चीज की कुछ ना कुछ कमी होती ही होती है फॉर श्योर। ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे। तो आप उस टाइम पे किस तरीके से इकोनॉमी को मैनेज करते हैं ताकि सब लोगों की नीड्स को मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाई कर पाए। मतलब क्या है, हम जानते हैं रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन उन कम रिसोर्सेज को भी किस तरीके से यूज करना कि हम अपने कंट्री के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे पाए। सेटिस्फेक्शन देना मेन पर्पस है इकोनॉमिक्स का, ध्यान रखे चलना। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी देश के कंज्यूमर, जिन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता, खुश नहीं है तो वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। कंज्यूमर्स का हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक्स में, ध्यान रखे चलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। इन एवरी सिचुएशन when want exceed the available resources, as a result goods are not readily available and society does not have enough resources to satisfy all wants of its people. Scarcity is universal. Every individual, organization and economy face scarcity of resources. तो हमने बताया scarcity universal है, हर जगह प्रेजेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इकोनॉमी में, हर इंडिविजुअल की लाइफ में कहीं ना कहीं स्कार्सिटी होगी, ध्यान रखे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं बेसिकली कि स्कार्सिटी में रिसोर्सेज के यूज को इकोनोमाइज करना है। अब आपके मन में आएगा सर इकोनोमाइज का मतलब क्या है। इकोनोमाइज का मतलब होता है बेटा रिसोर्सेज को ढंग से यूज करना, इस तरीके से यूज करना। आपने क्लास 9, 10 की एसएसटी में भी एक जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये वर्ड सुने होंगे, तो वही है और कुछ नहीं है। इकोनोमाइजिंग का मतलब है उनका यूजेज बेस्ट मैनर में करना कि देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पाए इन रिसोर्सेज की हेल्प से। इस तरीके से यूज करना अपने रिसोर्सेज को कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन इन रिसोर्सेज से मिलना चाहिए, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। ठीक है, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को कहते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, does need to economize as we have to satisfy our unlimited wants out of limited resources। तो इकोनोमाइज करने का मेन पर्पस ये है कि हमारी जो बहुत ज्यादा जरूरतें हैं, हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है, मैं उसको लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरी करने की कोशिश करूंगा। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, दोनों को मैच करना है। समहाउ जिस लेवल तक, जिस एक्सटेंट तक हम इसको कर सकते हैं, हम लोग इसको करने की कोशिश जरूर करेंगे, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। ठीक है,
ओके उसके बाद हमारे पास स्कार्सिटी की कुछ लिमिटेशंस दे रखी हैं। स्कार्सिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, सिर्फ स्कार्सिटी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं इकोनॉमी में स्कार्सिटी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बड़ी सारी है भाई, और भी प्रॉब्लम है। वो क्या क्या प्रॉब्लम है चलो वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक तो रिसोर्सेज कमी है, स्कार्सिटी हो गया वो तो, रिसोर्सेज कमी है, हमारी नीड ज्यादा है जबकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, कम है। ठीक है, दूसरा ठीक है, whenever a commodity is chosen for one use, another valuable uses which will have to be rejected, it gives rise to problem of choice। चलो जी, ये क्या कहता है, जब भी मैं किसी रिसोर्स को एक पर्टिकुलर यूजेज में लेकर आऊंगा तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एक रिसोर्स है, ठीक है, दैट इज क्रूड ऑयल है। ठीक है, अगर हम उसको, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में, जैसे ही कमर्शियल सिलेंडर, ठीक है, और डोमेस्टिक सिलेंडर दोनों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि कमर्शियल सिलेंडर को कुछ टाइम के लिए इग्नोर करते हैं और डोमेस्टिक सिलेंडर को कुछ टाइम के लिए प्रमोट करते हैं। मतलब क्या है, अगर डोमेस्टिक में भी उसी सिलेंडर की नीड है और कमर्शियल में भी उसी सिलेंडर की नीड है तो ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, डोमेस्टिक पे, कमर्शियल पे नहीं रहेगा। उसका रीजन क्या है, कमर्शियल चल इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को कहा गया भाई अपने घर पे ही बनाओ, घर पे ही खाओ, बाहर जाके खाने की जरूरत नहीं है, बाहर सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो वो लोग अपना काम भी थोड़ा सा श्रिंक कर देंगे, कम कर देंगे कंपैरेटिवली, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो उसकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट टैकल करने की कोशिश कर रही है सिचुएशन को। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है, ठीक है, चॉइस करना। ठीक है, ध्यान रखना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है चॉइस करना। चॉइस कहां करनी पड़ती है, चॉइस वहां करनी पड़ती है जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये एक रिसोर्स है, लेट इट बी 10 रुपीज। ठीक है, इस 10 रुपीज से मैं चाहूं तो एक पेन ले सकता हूं, ठीक है, चाहूं तो एक चिप्स का पैकेट ले सकता हूं, ठीक है, चाहूं तो मैं एक कोल्ड ड्रिंक ले सकता हूं, ठीक है, चाहूं तो मैं एक चॉकलेट भी ले सकता हूं। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे इन चार में से मुझे मिलेगी कितनी चीज, एक ही ले सकता हूं, सारे नहीं मैं ले पाऊंगा, तो ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, मुझे यहां पे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इट मींस आई नीड टू मेक अ चॉइस हियर कि इन चार में से मेरे लिए क्या इस टाइम पे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं पढ़ने के बारे में सोच रहा हूं तो ऑब्वियस की बात, मुझे पेन लेना पड़ेगा, थोड़ी सी भूख लगी है तो चिप्स लेना पड़ेगा, प्यास लगी है तो कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, वैसे तो पानी बेटर है लेकिन फिर भी ले सकते हैं, और अगर जस्ट वैसे ही टेस्ट चेंज करना है तो चॉकलेट ले सकते हैं। तो डेट इज डिपेंडेड अपॉन सिचुएशन, लेकिन चूज करना पड़ेगा। और चूज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। यही अगर मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड है अपने पास, मान लीजिए बिल तो घर वाले दे ही देंगे, टेंशन कैसी, अपने पास क्रेडिट कार्ड है घर वालों का, तो एक काम करो, एक पेन भी ले लेते हैं, 2 चिप्स के पैकेट ले लो, 3-4 कोल्ड ड्रिंक ले लो, 2-3 चॉकलेट ले लो, साथ में 2-4 बर्गर भी मंगा लो, दोस्तों को भी बुला लो, पार्टी आ जमाए तब से, कोई दिक्कत नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू मेक चॉइस। ठीक है, चॉइस तब करनी पड़ती है जब रिसोर्सेज क्या हो, कमी हो, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब यह है चॉइस करना, और चॉइस आपको वहां करनी पड़ेगी जब रिसोर्सेज की क्या होती है, कमी। जब भी रिसोर्सेज की कमी होगी तब आपको क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, जब जब रिसोर्स की कमी होगी आपको क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां चॉइस करने के 3 रीजन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 रीजन आगे। सबसे पहले रीजन का नाम है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, रिसोर्सेज कम है इसलिए मुझे चूज करना पड़ा है कि कहां यूज करूं और कहां यूज ना करूं। दूसरा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, इंसान की जरूरतें वैसे भी कभी भी खत्म नहीं होती, एक नीड पूरी होने के बाद दूसरी नीड अपने आप आ जाती है, दूसरी पूरी होने के बाद तीसरी अपने आप आ जाएगी, तीसरी पूरी होने के बाद चौथी अपने आप आ जाएगी। मतलब देखिए, आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, आप भी अपनी लाइफ में इस बात को मानते हैं कि आप अब तक सोचे थे क्लास 10th में अच्छे नंबर आ जाए, 10th में आया तो 11th में आ गए, तो 11th में अच्छे नंबर आ जाए, 11th में अच्छे आ गए तो बोर्ड, बस बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, घर वालों को भाई है अपना, उसमें आ जाएंगे तो फिर आप सोचेंगे बस अब ग्रेजुएशन अच्छे से हो जाए, एक अच्छा कॉलेज मिल जाए लाइफ के अंदर और कुछ नहीं चाहिए, वो मिल जाएगा तो फिर आगे अच्छी जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए ताकि अच्छी जॉब मिल जाए, वो जाएगा तो एक अच्छी जॉब मिल जाए, फिर एक बस यही चलता रहेगा चलता रहेगा चल रहा, एक नेवर एंडिंग विचुअस सर्कल बना रखा है। हमारी नीड्स, वांट्स, डिजायर कभी खत्म होंगे ही नहीं, दैट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। एक वांट पूरी होने के बाद अगली वांट अपने आप ही आ जाती है, हम नहीं लेकर आते, अपने आप आ जाती है, ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बस फर्क यह है कि सारी वांट की प्रायोरिटी अलग अलग होती है।
मतलब हर इंसान के उसमें वांट की प्रायोरिटी है। मतलब अभी आप ये नहीं सोच सकते कि भाई अब बस अब मैं अभी से सेटल हो जाऊं, नहीं हो सकते यार। अभी पहले आपको अपनी कॉलेज लाइफ लेके चलनी है, अच्छी से अच्छी लेके चलनी है, कॉलेज लाइफ जीनी है, उसको अच्छे से उस फेस से होके गुजरना है, फिर आप आगे जॉब की तरफ प्रोसीड करेंगे सारी की सारी। तो अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अच्छे एडमिशन पर है, अच्छे कॉलेज पर है, कहीं और पे नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी वांट्स है सारी की सारी, उसमें भी आपने सीक्वेंसिंग लगा रखी है, पहले ये जरूर पूरी करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सीक्वेंस में चलती है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद है ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हमारे पास जितने भी हैं उनके यूज बहुत सारे हैं, बहुत यूज है रिसोर्सेज के, ऑल्टरनेट यूज है। पैसा है तो पैसे का यूज सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ खाने पीने में है, पैसा का यूज और भी बहुत जगहों में है। पैसा का यूज इन्वेस्टमेंट में भी है, पैसा का यूज आपकी स्कूल की फीस भरने में भी है, और भी यूज है पैसे के, अनलिमिटेड यूज है। तो आपको चूज करना पड़ता है कहां पे, किस टाइम पे कौन सा यूज करना और कौन सा यूज नहीं करना है, ठीक है। ये तीन थे हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के तीन सबसे बड़े रीजन, इनको आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखें, रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट, इन्होंने बताया खैर, ठीक है। फीचर रिसोर्सेज के, रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है, रिसोर्सेज के यूजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और उनकी प्रायोरिटी अलग अलग है। ह्यूमन के अंदर प्रायोरिटी वैसे भी रहती है, ठीक है। अगर आपके पास दिन में सारा टाइम घटाने के बाद 1 घंटा बचा है, तो इस 1 घंटे को आपको पता है कहाँ यूज करना, कहाँ यूज नहीं करना। किसी इंसान के लिए वो 1 घंटा एक्स्ट्रा नींद पूरी करने के लिए है, किसी इंसान के लिए वो 1 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए है, किसी इंसान के लिए वो 1 घंटा शायद किसी से बात करने के लिए हो अपना। सबकी जरूरतें अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से उसको यूज करेंगे। अगर सारा दिन के शेड्यूल को हटाने के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा बचता है तो दैट इज प्रायोरिटी, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो है हमारे पास, अभी मैंने बताया इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंस है, जो सोसाइटी के बिहेवियर को पढ़ती है, लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ती है, लोग कैसे उन रिसोर्सेज को यूज करते हैं, कैसे गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं, कैसे उसको बांटते हैं अलग अलग लोगों के अंदर, जो पैसा जनरेट होता है उन गुड्स एंड सर्विस बेच के उसको कैसे बांटा जाता है लोगों के अंदर, ये सब कुछ हमारी इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। इसलिए इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, क्योंकि वो लोगों से ज्यादा डील करती है, ठीक है। साइंस जबकि सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, उसमें ह्यूमन का बिहेवियर प्रिस्क्राइब्ड है, ह्यूमन का बिहेवियर वैसा का वैसा रहता है साइंस में, जबकि सोशल साइंस में ह्यूमन का बिहेवियर चेंज होता रहता है। इकोनॉमिक्स में भी ह्यूमन का बिहेवियर चेंज होगा ही होगा। कल तक जो लोगों की सोच थी पैसा खर्च करने के मामले में, वो आज नहीं है, जो आज होगी वो कल नहीं होगी, जो कल होगी परसों नहीं होगी। सोच बदलती जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, पहले के टाइम में क्या होता, लोग घूमने फिरने पर, लाइफ एंजॉय करने पर पैसा कम खर्च करते थे। अब लोगों को भले से उधार लेके खर्च करना पड़े, लेकिन लोगों को अच्छी जिंदगी जीनी है, बस मजे लेने हैं पूरे पूरे अपना। भले से पैसा अपना खर्च हो रहा है या उधार किसी से लेके, लेकिन बस खर्च करना है। सो लाइफ चेंज हो गई है, दैट इज बिहेवियर चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, बस इनका मीनिंग पढ़ना है आपको और कुछ नहीं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है, ठीक है, जैसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या है, जैसी सिचुएशन है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है जी, है बिल्कुल है, ठीक है। इंडिया में फिलहाल हम कह सकते हैं एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, सारी कंट्री में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं जी, हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब जैसी सिचुएशन है रियल लाइफ में, जैसी सिचुएशन होती है उसी को हम लोग कह के चलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बेसिकली जो भी सिचुएशन है उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहा जाएगा, ठीक है। जबकि हमारी जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, नीचे रखे नॉर्मेटिव के बारे में, वो बताती है जैसी सिचुएशन होनी चाहिए। मतलब ये एक तरह से हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर ज्यादा बेस्ड है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन है हमारी ये, आप इसको आइडियलिस्टिक समझिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये आइडियलिस्टिक मतलब काश ऐसा होता तो बेहतर होता, काश ये सिचुएशन होती ना भाई साहब मजा आ जाते देश के, ये होता तो ऐसा होता, वो होता तो वैसा होता। इट्स ऑल अबाउट योर आइडियोलॉजी। आइडियलिस्टिक का मतलब है हमारी कल्पना पर आधारित एक ऐसा वर्ल्ड, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो हमारी थिंकिंग के हिसाब से सबसे सही है, ठीक है। वो एक्चुअल में हो भी सकती है और एक्चुअल में नहीं भी हो सकती। हम जो सोचते हैं हो सकता है वैसा हो सकता है वैसा ना हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं आइडियलिस्टिक इकोनॉमी या आइडियलिस्टिक सिचुएशन, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आपने सुना होगा कि सीबीएसई उसमें सीसी पैटर्न के अंदर एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद आपने सुना होगा कि हम अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे, हम चाहे तो कॉमर्स के साथ फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, हम चाहे तो ह्यूमैनिटीज के साथ अकाउंट्स भी पढ़ सकते हैं, ये सब सुना होगा सबने, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, फिलहाल तक तो नहीं है ना। तो काश
ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता, हम अपने हिसाब से अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चूज कर पाते, जो हमें पढ़ना वो पढ़ पाते, जो नहीं पढ़ना नहीं पढ़ पाते, ठीक है। दैट इज योर आइडियोलॉजी। जबकि वैसा एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारी सिर्फ सोच विचारों पर है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑट टू बी, शुड बी, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, इसको आप ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा टॉपिक है हमारा। यहां उसका एग्जाम्पल ले रखे छोटे से, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव के मीनिंग मैंने आपको बताया। यहाँ एक्चुअल सिचुएशन है, ये आपकी आइडियोलॉजी है, इसको वेरीफाई करा जा सकता है क्योंकि ऐसा हुआ है, ठीक है। इसको वेरीफाई नहीं करा जा सकता क्योंकि आपकी थिंकिंग है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। पर्पस ये रियल डिस्क्रिप्शन बताती है, ये सिर्फ आपके आइडियाज, ठीक है, आइडियल्स आपकी थिंकिंग के ऊपर ही बेस्ड है और कुछ नहीं। ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, जबकि ये हमारी आइडियोलॉजी ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये वैल्यू जजमेंट नहीं देती, ये वैल्यू जजमेंट देती है। वैल्यू जजमेंट का मतलब आपका विचार क्या है इसके बारे में, ये विचारों पर है और ये सच्चाई है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड योर फिक्शियस करेक्टर, फिक्शियस चीजें, बस ये फिक्शियस ही है और कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर आता है माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस हम लोग करेंगे तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा जल्दी से हमारा। चलिए अब माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस को देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है सीयूटी के, कि कौन से वेरिएबल्स हमारे माइक्रो के हैं और कौन से वेरिएबल्स हमारे मैक्रो के हैं। मतलब वेरिएबल बेसिकली मींस क्या क्या चीजें हमारी माइक्रो में आती हैं और क्या क्या चीजें मैक्रो में आती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो पहले समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। माइक्रो में जो आई वर्ड है बेटा, ध्यान रखें, जो आई वर्ड है बीच में आपको दिख रहा है, और मैक्रो में जो ए वर्ड है, यही मेन है और कुछ नहीं है। आई जो है ना वो इंडिविजुअल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, आई का मतलब इंडिविजुअल है, ठीक है। और मैक्रो में जो ए है वो एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यही दो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इनके अंदर, ठीक है। आई इंडिविजुअल का मतलब है माइक्रो एक एक यूनिट को पढ़ती है, जैसे एक यूनिट या एक इंडस्ट्री जो किसी पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है, उसको रीड करेगी। और अगर मैं पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं, सारी आ जाएंगी उसके अंदर, तो मैक्रो हो जाएगा। एक यूनिट को पढ़ना, एक ब्रांड को पढ़ना माइक्रो है, जबकि सारे ब्रांड, सारी इंडस्ट्रीज को पढ़ना ऑटोमेटिकली मैक्रो की तरफ चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रो के दो टूल्स हैं, डिमांड और सप्लाई, जिसे हम कहते हैं मेन है। मैक्रो के यही टूल्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बन जाते हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई आप ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है जानते हैं, मैक्रो के अंदर आप उसको पढ़ चुके हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, जहां माइक्रो में एक इंसान की डिमांड और एक इंसान की सप्लाई की बात चली थी, मैक्रो में सारी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स की सप्लाई और सारी इकोनॉमी के कंज्यूमर्स की डिमांड, इनकी बात चलती है, डोंट फॉरगेट, ओके। द नेक्स्ट वन इज बेसिक ऑब्जेक्टिव। माइक्रो ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस डिटरमाइन करना, कि कमोडिटी का प्राइस कितना होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी होगी, ये सब डिटरमाइन करते हैं हम लोग माइक्रो में। जबकि मैक्रो में हम डिसाइड करते हैं कि हमारे देश की इनकम कितनी होगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना होगा देश का, कितने लोग रोजगार पाएंगे, कितने लोग बेरोजगार रह जाएंगे, हम कितने लोगों को काम दे सकते हैं, हम किस लेवल तक की इनकम को अचीव कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग मैक्रो में बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। फिर आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब है सम करना, ठीक है, या कहते हैं ना सम अप करना, ठीक है, ऐड करना बेसिकली। माइक्रो में भी हम कुछ हद तक चीजों को ऐड करते हैं, नो डाउट ऐड तो करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड को मिला के हमारी मार्केट डिमांड आती थी, हमने माइक्रो में पढ़ा है, माइक्रो के अंदर भी पढ़ा, माइक्रो डिमांड में, माइक्रो में हमने मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, ये हमने पढ़ा है। इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश करा, उसका मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एग्रीगेशन तो माइक्रो में भी होता है, लेकिन वो बहुत छोटी डिग्री का होता है, मतलब वो एक एरिया तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा एक लोकेलिटी तक या 3, 4, 5, 7 यूनिट तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो माइक्रो में जो एग्रीगेशन होता है, जो सम होता है, वो भी बहुत छोटे लेवल का होता है, जबकि मैक्रो में एग्रीगेशन या सम हाईएस्ट लेवल का होता है, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। मैक्रो जब बनती है, एग्रीगेट डिमांड जब मैं लेता हूं तो मैं इकोनॉमी की सारी डिमांड ले लेता हूं, मैं छोड़ता किसी को नहीं, चाहे वो डिमांड कंज्यूमर कर रहा है, चाहे वो डिमांड प्रोड्यूसर कर रहा है, चाहे वो डिमांड गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो डिमांड फॉरेन में हो रही है, मैंने डिमांड को कहीं पे भी छोड़ा नहीं है बिल्कुल। कंज्यूमर की डिमांड को भी लिया है, प्रोड्यूसर की डिमांड को भी लिया है, गवर्नमेंट की डिमांड को भी लिया है, फॉरेन की डिमांड को भी लिया है। इसके अलावा पताल में तो डिमांड होने वाली नहीं है, ऑब्वियसली बात है, यू कैन थिंक अबाउट इट। तो जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्रीगेशन हो सकता है हम करके चलते हैं मैक्रो में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर बेसिक कंजम्पशन, कि माइक्रो पढ़ते हुए
हम मैक्रो को कांस्टेंट मान के चलते हैं, मैक्रो पढ़ते हुए माइक्रो को कांस्टेंट मान के चलते हैं। बेसिकली क्या मतलब, जब माइक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो के जो भी इंडिकेटर्स हैं मेन जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों को कांस्टेंट मान के चलते हैं। और जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो हम कमोडिटी के प्राइसेस को, ठीक है, फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन को, इन सब चीजों को कांस्टेंट मान के चलते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। अदर नेम है, माइक्रो को हम लोग कहते हैं प्राइस थ्योरी, जबकि मैक्रो को हम कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। डोंट फॉरगेट, ओके। एग्जांपल्स आपको पता है। वैसे आपको बता दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर रहे हैं एडम स्मिथ, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर रहे हैं J.M. कीन्स, ठीक है। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। ओके, थोड़ा सा और इसमें क्या आता है वो बता देता हूं आप लोगों को, बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है। कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? खैर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सेपरेट है थ्योरी इकोनॉमिक्स के अंदर, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो भी मैक्रो भी, बस यूजेज अलग अलग है दोनों का, ठीक है। माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट्स, फैमिली के ऊपर फोकस्ड है, मैक्रो जो है वो पूरी कंट्री के ऊपर फोकस्ड है, बस आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। चलिए, सेंट्रल प्रॉब्लम वाला टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। पहली प्रॉब्लम का नाम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस का कहते हैं, इसके ऊपर ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है हमारी फर्स्ट वाली जिसका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस, ये फोकस है इस बात पर कि जो हमें गुड्स बनाने हैं वो कौन से बनाने हैं, कौन से गुड्स बनाए हम लोग। अब आपके मन में आएगा कौन बना रहा है। मान लीजिए गवर्नमेंट बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन करती है, गवर्नमेंट चाहे तो अपना पैसा, ठीक है, डिफेंसिव गुड्स पे खर्च कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो अपना पैसा नेसेसिटीज पे खर्च कर सकती है जिससे लोगों को, आम जनता की जरूरतें पूरी हो पाए, गवर्नमेंट चाहे तो वो खर्चा देश के डेवलपमेंट पे खर्च कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो नॉन डेवलपमेंट पे भी कर सकती है। बहुत खर्चे करने के तरीके हैं, सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कि कहां खर्च करे कहां खर्च ना करे, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस इज ऑल अबाउट कंसर्न्ड वेयर और विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन करना है वो किन सामान का करना है, वो नेसेसिटी वाले गुड्स का करना है, वो डिफेंसिव गुड्स का करना है, वो डेवलपमेंटल गुड्स का करना है, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है। आप एक फार्मर के उससे भी समझ सकते हैं कि एक फार्मर है वो अपनी जमीन पर चाहे तो एक बारी में राइस उगा सकता है, चाहे तो उसी जमीन पे वीट उगा सकता है, लेकिन अगर वो राइस उगा लेता है तो वीट नहीं उगा पाएगा, ठीक है, और अगर वो वीट उगा लेता है तो राइस नहीं उगा पाएगा। आप ऐसी कोई सिचुएशन नहीं ला सकते जिसमें वीट और राइस दोनों ही ज्यादा क्वांटिटी में उगेंगे, ठीक है। एक सिचुएशन आ सकती है कि भाई थोड़ा आधा 50% वीट उगा लो, 50% राइस उगा लो, चलो जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 100% वीट एंड 100% राइस दोनों ही हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो एक प्रोड्यूसर को ये सोचना पड़ता है कि वो कौन सा सामान बनाएगा और कितनी क्वांटिटी में बनाएगा। क्वांटिटी डिसाइड करना भी इसी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज नॉट ओनली कंसर्न विद चूजिंग which commodity should be produced, and it is also concerned with in what quantity it is going to be produced. Quantity and production किस सामान का हो, दोनों हम इसमें डिसाइड करते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। So this problem involves selection of goods and services to be produced and quantity to be produced of each selected commodity. Every economy has limited resources and thus cannot produce all the goods. More of one good means less of other. Obviously बात है, एक गुड अगर मैं ज्यादा बनाता हूं तो दूसरा गुड कम बनेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं राइस उगाता हूं तो मैं वीट नहीं उगा पाऊंगा, अगर मैं वीट उगाता हूं तो मैं राइस नहीं उगा पाऊंगा। I need to choose or make a wise selection between these two, ठीक है। लिखा आगे, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। तो वही बता रखा है कि एक फार्मर है, अगर वो शुगर केन उगाएगा तो उससे शुगर बन पाएगी, और अगर राइस उगाएगा तो ऑब्वियसली बात है शुगर केन से शुगर नहीं बन पाएगी। चूज करना पड़ता है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सी कम्युनिटीज बन सकती हैं, कितनी कितनी बन सकती है, ये सब चीजें हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। ऐसे गवर्नमेंट को भी चूज करना पड़ता है कि भाई किस सामान पे कौन सा सामान बनाना है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स बनाएं, कैपिटल गुड्स बनाएं, सिविल गुड्स बनाएं, वॉर गुड्स बनाएं, सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं और क्या ना बनाएं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल आप लोग ध्यान रखेंगे। गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाएं तो इसका एक सॉल्यूशन भी है। क्या सॉल्यूशन है कि हमेशा अपने रिसोर्सेज को, अपना जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो वो इस तरीके से करो जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पाए, मतलब जिससे लोगों को मैक्सिमम
एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी भी कह सकते हैं, मिले आपको, वो बनाना चाहिए। तो जहां पर भी आप रह रहे हैं, जहां पर भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको उन चीजों का प्रोडक्शन करना चाहिए जिसकी मदद से वहां रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पाए। आप फोकस करो सेटिस्फेक्शन पे, जहां पे जैसा सेटिस्फेक्शन चाहिए उस हिसाब से आप गुड्स को चूज करो और वो बनाओ। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, कोविड के टाइम में गवर्नमेंट चाहती तो वॉर एंड डिफेंसिव गुड्स भी बना सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि इस टाइम पर कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब मेडिसिन बनानी बहुत जरूरी है ताकि लोगों को रिकवर कराया जा सके कोविड बीमारी से। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पर वॉर डिफेंस पे खर्च नहीं करा, मेडिसिन पे खर्च करा। इट्स ऑल अबाउट चूजिंग व्हाट इज अटमोस्ट प्रायोरिटी। फिलहाल क्या इंपॉर्टेंट है वो चूज करके हमें डिसाइड करना पड़ता है क्या बनाना और क्या नहीं बनाना। ध्यान रखेंगे इस बात को। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग चूज करते हैं कि कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे। देखिए, कोई भी सामान बनाने की दो टेक्निक सबसे फेमस है, एक का नाम होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरे का नाम होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो उसमें लेबर का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, जबकि हम लोग ट्रेडिशनल मशीन यूज करते हैं, बहुत सिंपल मशीन यूज करते हैं, जबकि लेबर अपने एफर्ट के थ्रू ही प्रोडक्शन लीड करके चलता है। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीनें काफी एडवांस है, इतनी एडवांस है कि उन्हें एक तो लेबर या लेबर का रोल वहां पे समझिए आप बहुत ट्रेडिशनल चाहिए, बड़ा छोटा सा रोल है लेबर का। मशीनें अपने आप में काम करने में समर्थ है, मशीनें काम कर लेती हैं, बस उन्हें एक दो लेबर चाहिए ऑपरेशनल के लिए, बस देखने के लिए भाई मशीनें सही से काम कर रही है, बस। लेबर का रोल बहुत कम, मशीनों का रोल ज्यादा। ठीक है, जबकि लेबर इंटेंसिव में लेबर का रोल ज्यादा और मशीनों का रोल कम। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो हमें यह भी चूज करना पड़ेगा कि हमें कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करनी है। क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे या फिर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे? विच वन इज बेटर फॉर अस, ये भी हमें सोचना पड़ता है। तो पढ़ लेते हैं पहले इसको क्या है। ठीक है, सो पहले तो ये लिखा है लेबर इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर मैंने आपको बताया कि लेबर ज्यादा यूज होती है, कैपिटल कम होती है। ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल ज्यादा यूज होती है, लेबर कम यूज होती है। मैंने आपको बता दिया कैसे यूज होते हैं। ठीक है, कैपिटल यहाँ पे मशीनों को रिप्रेजेंट कर रही है, इस बात को ध्यान के चलना। कैपिटल यहाँ पे मशीन को रिप्रेजेंट कर रही है, मेंशन करा गया यहाँ पे। ठीक है, डोंट फॉरगेट। ओके, अब सिलेक्शन कैसे करा जाए, कैसे सिलेक्शन करें? तो देखिए, हमारा और हर देश का मेन पर्पस है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेस करना चाहे। लिविंग स्टैंडर्ड रेस करने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट भी देना है। अगर इंडिया की बात करें, हमें एम्प्लॉयमेंट देना है लोगों को। अगर हम एम्प्लॉयमेंट देने की बात करें तो हमारे देश को तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, जबकि दूसरी कंट्रीज में वहां पे लेबर की काफी ज्यादा कमी है, लेबर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, क्वांटिटी ऑफ लेबर काफी कम है। ऐसे देश अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, यूएसए जैसे देश, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो हमें चूज करना पड़ेगा कौन सा हमारे लिए बेटर है। ठीक है, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सबसे सच्चा सोल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे सच्चा सोल्यूशन कहता है कि भाई हमें वो वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चूज करना चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम आए, मतलब खर्चा कम से कम हो और हम प्रोडक्शन कर पाए ज्यादा से ज्यादा। आमदनी अठन्नी, ठीक है, खर्चा रुपया हर जगह है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि कम से कम रिसोर्स में हम ज्यादा से ज्यादा बना पाए जिससे हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाए, ताकि हर इंसान उन रिसोर्सेस को, उन गुड्स को बहुत इजीली अफोर्ड कर पाए। टारगेट हमारा ये भी होना चाहिए। तो हमारा टारगेट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करने के ऊपर। आप चाहे लेबर से बनवाओ चाहे मशीन से बनवाओ, कॉस्ट हमेशा, ध्यान रखेंगे इस बात को, कम आनी चाहिए। ठीक है, तीसरी हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसका नाम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस एक्चुअल में रिलेट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स से रिलेटेड। मतलब जो सामान बनेगा वो किस में बटेगा। अब जो सामान बनाया है वो तो बनाया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं चार, एक का नाम होता है लैंड, एक का नाम होता है लेबर, एक का नाम होता है कैपिटल और चौथे का नाम होता है एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर जिसे हम कहते हैं। इन चारों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है प्रोडक्शन करने में। बिना इन चार के हम प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इनमें से किसको मना करूं कि भाई तुम गुड ना लो, किसी को मना नहीं कर सकते। इन चारों ने मेहनत करी है, सबको देना पड़ेगा। क्या ये सारे के सारे सेम लेवल या सेम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? नहीं, सेम कंट्रीब्यूशन भी नहीं है भाई सभी का। लेबर का कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लैंड का भी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल का भी इंपॉर्टेंट सबका है, लेकिन सारे सेम लेवल पे इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मतलब मैं इनको रैंक दे सकता हूं, सबके सब बराबर नहीं है। मैं नहीं कह सकता लैंड इक्वल टू लेबर इक्वल टू कैपिटल इक्वल टू एंटरप्रेन्योर, ये नहीं है। लेबर अटमोस्ट प्रायोरिटी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट, फिर एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो रैंक दी जा सकती है, मुझे सबके लिए करना है, बेस्ट से बेस्ट करना। तो क्या कहता है ये, तो भाई हमें सोचना पड़ेगा कि सामान किसके लिए बना रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, किसके लिए है सामान, मतलब जो गुड्स बने हैं वो मोर पुअर लेस रिच के लिए बने हैं, ज्यादा गरीबों में बटेंगे कम अमीरों में बटेंगे, या फिर ज्यादा अमीरों में और कम पुअर में बटेंगे, गरीबों में बटेंगे। सोचना पड़ेगा किसके घर जाएंगे ये गुड्स, अमीर के घर या गरीब के घर, सोचना पड़ेगा सोचना पड़ेगा सोचना पड़ेगा। तो यही तो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है यार, सोचना पड़ता है। स्कार्सिटी है भाई, स्कार्सिटी है, सोचना पड़ेगा, रिसोर्सेज कम है, सामान बन रहा है, महंगा बनेगा, किसके घर जाएगा, अमीर क्या भेजे, गरीब क्या भेजें, किसके यहाँ भेजें, बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है रिसोर्सेज स्कार्स है, हमें ऑब्वियस ही बात है लोगों की नीड्स को मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाई भी करना है। ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा बनाना है ताकि हर इंसान ले पाए। ठीक है, और जो कैपेसिटी है लोगों की सामान खरीदने की वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पर। अब इनकम कहां से आती है, इनकम भी जनरेट होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। जब ये सामान बिकेगा तो ये पैसा बटेगा। ठीक है, कैसे बढ़ता है आपको पता ही है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में पैसा बढ़ता है। लैंड को रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक है, ये सारा पैसा इनमें बढ़ जाएगा, किसी के हिस्से में ज्यादा आएगा, किसी के हिस्से में कम आएगा, मिलेगा सबको। ठीक है, तो इनका एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, वो डिस्ट्रीब्यूशन तरीका है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में तो भैया जैसे जैसे नेशनल इनकम बटी हुई है, जो अमीर है हमने तो सामान बनाना है, जितना अमीर लेना चाहे अमीर ले ले, जितना गरीब लेना चाहे गरीब ले ले, हम नहीं बांटते, जैसे देश में कमाई है उस हिसाब से देशवासी ले लेंगे। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है इसमें हम लोग किस किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने कितना कितना कंट्रीब्यूट करा है, लैंड वालों का कितना कंट्रीब्यूशन है, लेबर वालों का कितना कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल वालों का कितना कंट्रीब्यूशन है, एंटरप्रेन्योर का कितना कंट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से वो लोग कमाएंगे और उस हिसाब से संभाल लेंगे। इसको कहते हैं हम लोग फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। जिसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा सबसे ज्यादा सामान उसको दिया जाएगा। ठीक है, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है कि भाई कोशिश करो कि सबकी वांट्स को, अर्जेंट वांट्स सबकी पूरी हो। भाई ऐसा नहीं कर सकती कंपनी की गरीब के लिए सामान बनाना छोड़ दे, ऐसा नहीं करेगी, बनाएगी सबके लिए। कंपनी भी कोशिश करती है कि सबकी जरूरतों को मैक्सिमम लेवल तक, एटलीस्ट कम से कम अर्जेंट वांट को तो सेटिस्फाई कर पाए, सबको जीवित रखने के लायक तो सामान बनाए कि सब लोग जिए, आसानी से जी पाए। तो हम कोशिश करेंगे सबको बेस्ट से बेस्ट गुड्स देने की, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों की शॉर्ट में भी आपके सामने एक्सप्लेनेशन आ रही है, इनको ध्यान रखे चलेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा, बस और कुछ नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस। डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ी है सबने, होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में। ये डेफिनेशन, ठीक है, वो आपने हिंदी में एक कहानी सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और खोना पड़ता है। ठीक है, और खोना बहुत जरूरी है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खो रहे हैं आप। ठीक है, फॉर अचीविंग समथिंग यू नीड टू सैक्रिफाइस समथिंग, जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, अगर उस सैक्रिफाइस की वैल्यू आप मनी के टर्म में निकाल पाओ, उस सैक्रिफाइस जो आप सैक्रिफाइस करो उस सैक्रिफाइस की वैल्यू आप निकाल पाओ मनी की टर्म में, तो वो हो जाएगी हमारी मनी की टर्म में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यह है कि जो आपने खो दिया कुछ पाने के लिए, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। वो आप मनी की टर्म में कैलकुलेट करो या किसी भी टर्म में कैलकुलेट करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जो छोड़ दिया, जो चला गया, जिसको हम नहीं हासिल कर पाए, उसको कहा जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक इंसान के पास है, वो 60,000 वाली जॉब भी ले सकता है, 70 वाली भी ले सकता है, 65 वाली भी ले सकता है। ऑब्वियसली बात है वो 70 वाले चूज करेगा। अगर वो 70 वाली चूज करता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है 65 वाला, वो उसके लिए क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान रखेंगे इस बात को। कल हम लोग करेंगे इसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, सब कुछ करेंगे इसके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक वीडियो एज वेल। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। ठीक है, कमेंट जरूर करना बेटा कैसी लगी वीडियो, अच्छा लगा, मजा आया समझ के सारा का सारा चैप्टर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, इसके अलावा मत करना कुछ, याद रखना इस बात को।